नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। रक्षा मंत्रालय ने ACE लिमिटेड और JCB इंडिया लिमिटेड के साथ डिफेंस सेक्रेटरी श्री RK सिंह की उपस्थिति में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसमें 1868 रफ टेरेन फॉर्क लिफ्ट ट्रक की प्रोक्योरमेंट की जाएगी। इसका टोटल कॉस्ट 697.35 करोड़ होगा और ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए होगा। रफ टेरेन फॉर्क लिफ्ट ट्रक एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है जो कॉम्बैट और लॉजिस्टिक सपोर्ट टास्क को और आसान बनाएगा। ये मैनुअली भारी संख्या में स्टोर को हैंडल करने की जरूरत को कम करेगा और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसके साथ एक और अपडेट सी है कि सरकार ने थर्सडे को कहा कि उसने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की प्रोक्योरमेंट होगी, जिसका टोटल कॉस्ट 1220.12 करोड़ है। ये एग्रीमेंट रक्षा मंत्रालय और BEL बेंगलुरु के बीच बाय कैटेगरी के अंडर साइन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये एडवांस रेडियो सिक्योर और रिलायबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोलैबोरेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्प्रूव करेगा। इससे इंडियन कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग होगी, जो उनके कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, फिशरी प्रोटेक्शन और मरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को और बेहतर बनाएगी। साथ ही ये रेडियो इंडियन नेवी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए इंटरऑपरेबिलिटी भी इनहेंस करेगी। सरकार के हिसाब से ये प्रोजेक्ट कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक कदम है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को री इन्फोर्स करेगा। इंडियन नेवी जल्द ही अपनी फ्लीट में 2 नए स्टील्थ फ्रिगेट INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को शामिल करने वाली है। ये दोनों शिप प्रोजेक्ट 17A के अंडर बन रही है, जो नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इस प्रोजेक्ट का लॉन्च 2019 में हुआ था और इसका उद्देश्य स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लेस मॉडर्न वॉरशिप का निर्माण करना है, जो कॉम्बैट रेडीनेस और ऑपरेशनल इफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। ये फ्रिगेट MDL और GRAC द्वारा बनाई जा रही है। पूरी प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 7 शिप बनाने की प्लान है, जिसमें 4 MDL में और 3 GRAC में बनाई जा रही है। इन शिप को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एनिमी के रडार से बच सके। INS उदयगिरी का कमीशनिंग मार्च 2025 में होने वाली है, जो नेवी की सरफेस कॉम्बैट फ्लीट को और अधिक मजबूत करेगा और INS हिमगिरी अगस्त 2025 तक डिलीवर होने की उम्मीद है, जो नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को नए स्तर पर ले जाएगी। ये शिप एडवांस एयर डिफेंस, एंटी शिप वॉरफेयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार की गई है। बैराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसे एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइल से सुरक्षा प्रदान करती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एनिमी शिप को प्रिसीजन स्ट्राइक के माध्यम से लॉन्ग रेंज तक डिस्ट्रॉय कर सकती है। साथ ही इन शिप में सोनार, मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगी है, जो किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकती है। पहले भी एक INS उदयगिरी नेवी में थी और नए उदयगिरी को नेवी के मॉडर्न फ्लीट का हिस्सा बनाया गया है, जो पुराने वेसल को रिप्लेस करने और नेवल वॉरफेयर के नए डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। INS हिमगिरी और INS उदयगिरी का इंडक्शन इंडिया की नेवल मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाता है। एक गवर्नमेंट सोर्स के मुताबिक जब कभी भी स्टील फाइटर जेट को लेकर सलाह मांगी जाएगी, तब इंडियन एयरफोर्स शायद सरकार को एडवाइस करेगी कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट खरीदने का सोचा जाए। ये जरूरत मेनली इंडिया के नेबरहुड में थ्रेट असेसमेंट पर बेस्ड है। चाइना के पास स्टील्थ कैपेबिलिटी ऑलरेडी है और रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान को 40 5th जनरेशन फाइटर जेट बेच रहा है। साथ ही बीजिंग अपने 6th जनरेशन जेट्स बनाने पर भी लगा हुआ है। एक गवर्नमेंट सोर्स ने बताया कि अगर US से ऑफर आता है तो उसे एक्सप्लोर करना कॉस्ट और इंडिया में इस एडवांस एविएशन प्लेटफॉर्म के लिए इकोसिस्टम पर डिपेंड करेगा। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने ANI को मंडे को बताया कि अभी कोई भी ऑफर नहीं आया है, लेकिन इंडिया इस ऑप्शन को ओपन माइंड के साथ कंसीडर करने के लिए तैयार है। सिंह ने कहा कि ऐसे ऑप्शन का होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम डेफिनेटली इस पर खुले विचार से सोचेंगे। डिफेंस एनालिस्ट अभी डिस्कस कर रही है
कि F-35 लेने के फायदे और नुकसान क्या हो सकता है। अभी तक क्लियर नहीं है कि अमेरिका के साथ ये डील होगी या नहीं। रिटायर्ड एयर मार्शल PS अहलूवालिया के मुताबिक मल्टी रोल F-35 डिफेंस और ऑफेंसिव दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। इसका शेप, बॉडी पेंट और एम्बेडेड वेपन्स रेडार डिटेक्शन को मुश्किल बनाता है और ये दूर तक स्ट्राइक कर सकता है। ये कॉम्बैट टेस्टेड है और लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर भी होता है। अहलूवालिया ने कहा कि F-35 का इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होगा, लेकिन इंडिया अगर F-35 खरीदता है तो लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन और दूसरे इशू स्मूथ होने चाहिए। साथ ही अहलूवालिया ने यह भी कहा कि F-35 इन टर्म पीरियड के लिए इंडिया के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और 36 जेट या 40 जेट ऑर्डर करना सेंसेबल रहेगा। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस के सीनियर फेलो RK नारंग ने कहा कि अगर फ्यूचर में F-35 का ऑफर आता है तो पहले एक डिटेल टेक्निकल असेसमेंट करनी होगी। नारंग ने कहा कि हमें अच्छी तरह से डिस्कस करना होगा कि कितने जेट्स खरीदने चाहिए, डिलीवरी टाइमलाइन क्या होगी और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम को कैसे इम्पैक्ट करेगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को F-35 लेने चाहिए या नहीं? कावेरी 2.0 एक नेक्स्ट जनरेशन टर्बोफैन इंजन है जो GTRE द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये इंजन पुराने कावेरी इंजन से काफी बेहतर होगा और भविष्य के तेजस MK2 AMCA और नया कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जा रहा है। पहले कावेरी इंजन का टारगेट 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करना था, लेकिन ये सिर्फ 70 से 75 किलो न्यूटन तक ही पहुंच सका। इस वजह से ये फाइटर जेट के लिए उपयोगी नहीं था। नए कावेरी 2.0 इंजन का डिजाइन 90 से 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट के लिए डिजाइन किया गया है, जो GEF404 और GEF414 जैसे अमेरिकन इंजन के आसपास होगा। कावेरी 2.0 इंजन का एक बड़ा फायदा ये है कि इसमें फ्लैट रेटेड परफॉर्मेंस होगी, जो अलग अलग टेम्परेचर और एल्टीट्यूड पर भी इंजन की पावर को स्टेबल रखेगी। पहले कावेरी इंजन का वजन 1180 kg था, जो ज्यादा माना गया था, लेकिन कावेरी 2.0 में एडवांस मटेरियल का उपयोग करके इसे और हल्का बनाएगा। ये इंजन टाइटेनियम एलॉय, निकल बेस्ड सुपर एलॉय और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स का यूज करेगा, जो इंजन की ड्यूरेबिलिटी और इफिशियंसी बढ़ाएगा। सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट जैसे नए मटेरियल्स भी यूज किए जा रहे हैं, जो हाई टेम्परेचर और स्ट्रेस को झेल सकता है। कावेरी 2.0 इंजन में फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम होगा, जो इंजन को रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन करेगा और फ्यूल इफिशियंसी बढ़ाने के साथ साथ इंजन की रिलायबिलिटी भी इंश्योर करेगा। ये सिस्टम पायलट की लोड कम करेगा और इंजन का ऑटोमेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा। GTRE और फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी सेफ्रॉन ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टडी की है, जिसमें कावेरी 2.0 के फिजिबिलिटी पर काम किया गया है। GTRE लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इस इंजन को डेवलप करने का प्लान बना रहा है। अगर कावेरी 2.0 इंजन सफलता से अपना परफॉर्मेंस टारगेट अचीव करता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा सफलता का कदम होगा। ये ना सिर्फ तेजस MK2 और आमका जैसे एयरक्राफ्ट के लिए उपयोगी होगा, बल्कि भारत को विदेशी इंजन पर निर्भर ना रहने का एक मौका देगा। भविष्य में इस इंजन का और भी अपग्रेडेड वर्जन बनाने की योजना है, जो 110 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट तक पहुंच सकेगा। GTRE का सबसे बड़ा चैलेंज है बिना साइज और वेट बढ़ाए इस इंजन की पावर को और बढ़ाया जाए, ताकि ये भारत के फाइटर जेट और UAV के लिए एक मजबूत इंजन बन सके। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।